नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। बौद्धिक संपदा अधिकार, या जिसे हम आमतौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब आईपीआर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो शायद सबसे बुनियादी है, ये बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? और बिल्कुल, लगता तो है। देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो बौद्धिक संपदा मतलब दिमाग की उपज। सीधी सी बात, वो चीजें जो इंसान अपनी बुद्धि, अपनी रचनात्मकता से बनाता है। और ये जो अधिकार हैं आईपीआर, ये इन्हीं दिमागी उपजों के मालिकों को दिए जाने वाले कानूनी अधिकार हैं, एक तरह की सुरक्षा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार आपकी भौतिक संपत्ति, मतलब जैसे जमीन जायदाद होती है ना, उससे अलग हैं। ये अमूर्त चीजों की रक्षा करते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते पर जिनकी कीमत बहुत है, व्यावसायिक भी, सांस्कृतिक भी। सोचिए, किसी वैज्ञानिक का कोई नया आविष्कार, या किसी लेखक की कहानी, किसी म्यूजिक डायरेक्टर की धुन, है ना, या किसी कंपनी का लोगो जो हम रोज देखते हैं, या फिर किसी खास जगह की मशहूर मिठाई बनाने का गुप्त तरीका। ये सब बौद्धिक संपदा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपने कहा कि ये कई तरह के होते हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार क्या हैं आईपीआर के? हाँ, बिल्कुल। बौद्धिक संपदा के कई अलग-अलग रूप हैं और हर रूप के लिए अलग तरह की कानूनी सुरक्षा है। इनको समझना जरूरी है क्योंकि सबका दायरा, सबका मकसद अलग है। सबसे पहले बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सुना भी जाता है, पेटेंट। पेटेंट मुख्य रूप से बचाता है नए और उपयोगी आविष्कारों को। अब वो कोई नई मशीन हो सकती है, कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है, कोई नई दवाई, या फिर किसी पुरानी चीज को बेहतर बनाने का कोई नया तरीका। पेटेंट मिलने पर क्या होता है? आविष्कारक को एक तय समय के लिए, आमतौर पर यह एप्लीकेशन की तारीख से 20 साल होता है, उस आविष्कार को बनाने, इस्तेमाल करने, बेचने या इंपोर्ट करने का एक्सक्लूसिव अधिकार, मतलब एकाधिकार मिल जाता है। एकाधिकार। हाँ, एकाधिकार। पर शर्त यह है कि वो आविष्कार वाकई नया हो, उसमें कुछ नयापन हो, मतलब वो बिल्कुल ऑब्वियस ना हो और उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके। अच्छा, 20 साल तक सिर्फ वही बनाया बेच सकता है? ये तो आविष्कार करने वाले के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हुआ। लेकिन क्या इससे मतलब नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं हो जाती? या जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए दिक्कतें नहीं बढ़ जाती? देखिए, ये पेटेंट सिस्टम से जुड़ी एक परमानेंट बहस है। बिल्कुल सही कहा आपने। एकाधिकार से कीमतें बढ़ सकती हैं और चीज़ों तक पहुंच कम हो सकती है, खासकर जब ज़रूरी दवाओं की बात आती है। इसीलिए कई देशों के पेटेंट कानूनों में और भारत के कानून में भी कुछ बचाव के रास्ते रखे गए हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य या देश के हित में अनिवार्य लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान है, ताकि ये संतुलन बना रहे। पेटेंट का मकसद इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से बढ़ावा देना है कि हाँ, शुरुआत में एक अधिकार मिले, लेकिन अंत में समाज को उसका फायदा हो। समझ गई। पेटेंट मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ठीक है। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। दूसरा अहम प्रकार है कॉपीराइट। अब जहां पेटेंट तकनीक की बात करता है, वहीं कॉपीराइट बात करता है रचनात्मक अभिव्यक्ति की, हम्म। मतलब ओरिजिनल क्रिएटिव काम। इसमें क्या क्या आता है? साहित्यिक काम जैसे किताबें, लेख, कलात्मक काम, पेंटिंग, मूर्तियां, हम्म। संगीत, धुनें, गाने, नाटक की स्क्रिप्ट्स, फिल्में और साउंड रिकॉर्डिंग। और हाँ, आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस भी इसी में आते हैं। सॉफ्टवेयर भी? हाँ जी। कॉपीराइट मालिक को क्या अधिकार मिलते हैं? अपने काम को कॉपी करने का, उसे बांटने का, उसे पब्लिक में दिखाने या परफॉर्म करने का, और उस पर आधारित दूसरे काम जैसे उसका अनुवाद करना या उसे किसी और रूप में ढालना, ये सब करने के एक्सक्लूसिव अधिकार मिलते हैं। और ये अधिकार आमतौर पर लंबे समय तक चलते हैं, बनाने वाले की पूरी जिंदगी और उसके बाद भी कई दशकों तक। भारत में ये मौत के 60 साल बाद तक रहता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कॉपीराइट में? ये तो बड़ा दिलचस्प है। आज के डिजिटल युग में तो फिर कॉपीराइट का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, जहाँ चीजें कॉपी करना कितना आसान हो गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कॉपीराइट के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं और नए मौके भी दिए हैं। एक तरफ देखिए, संगीत है, फिल्में हैं, किताबें हैं, वो कितनी आसानी से दुनिया भर में पहुंच सकती हैं। हाँ, सही बात है। वहीं दूसरी तरफ पायरेसी का, मतलब गैर कानूनी कॉपी का और बिना इजाजत इस्तेमाल का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। इसीलिए कॉपीराइट कानूनों को लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि वो डिजिटल माहौल के हिसाब से चल सकें।
जैसे आपने सुना होगा डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM टेक्निक्स होती हैं, या ऑनलाइन उल्लंघन से निपटने के लिए नए नियम बन रहे हैं। ठीक है, तो पेटेंट हो गया तकनीक के लिए, कॉपीराइट हो गया कला और अभिव्यक्ति के लिए। अगला कौन सा है? अगला है ट्रेडमार्क। ये शायद वो IPR है जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। ट्रेडमार्क क्या है? कोई निशान, कोई शब्द, नाम, सिंबल, डिजाइन या इनका कोई कॉम्बिनेशन जो किसी एक कंपनी के सामान या सर्विस को दूसरों से अलग पहचान दे। अच्छा, जैसे किसी कंपनी का लोगो या ब्रांड नेम? बिल्कुल, किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नाम, कोई खास टैगलाइन। ट्रेडमार्क क्या करता है? ये ग्राहकों को पहचानने में मदद करता है कि ये सामान या सर्विस कहाँ से आ रही है, किस कंपनी की है, और ये उस कंपनी की जो इज्जत है, जो गुडविल है, उसको बचाता है। और ट्रेडमार्क की खास बात यह है कि इसे आप बार बार रिन्यू करा सकते हैं, अनिश्चित काल तक, जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये ब्रांड की पहचान है। हम रोज न जाने कितने ट्रेडमार्क्स देखते हैं अपने आसपास, लेकिन क्या सिर्फ लोगो या नाम ही ट्रेडमार्क हो सकता है या कुछ और भी? नहीं, इसका दायरा असल में इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कुछ मामलों में तो खास रंग को भी ट्रेडमार्क मिल सकता है। रंग को? हाँ, जैसे किसी चॉकलेट का वो खास बैंगनी रैपर, या कोई आवाज जैसे किसी कंपनी की जिंगल, या यहाँ तक कि किसी खास गंध को भी ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर कराया जा सकता है। शर्त यह है कि वो चीज उस प्रोडक्ट या सर्विस की एकदम पक्की पहचान बन गई हो और ग्राहक उसे देखते, सुनते या सूंघते ही उस कंपनी से जोड़ लें। हालांकि ये जो गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क्स है ना, रंग, आवाज, गंध वाले, इन्हें रजिस्टर कराना ज्यादा मुश्किल होता है। आवाज और गंध भी? ये तो वाकई कमाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है फिर इसमें? आता है औद्योगिक डिजाइन या इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये किस चीज की रक्षा करता है? ये किसी प्रोडक्ट के बाहरी रूप रंग की, मतलब वो दिखता कैसा है, उसका आकार, उसका पैटर्न, उसका कॉन्फ़िगरेशन या रंगों का कॉम्बिनेशन। यहाँ ध्यान प्रोडक्ट काम कैसे करता है उस पर नहीं, बल्कि वो दिखता कैसा है, उसकी एस्थेटिक्स पर होता है। अच्छा। सोचिए, किसी खास डिजाइन की कुर्सी, या एक अनोखे आकार की बॉटल, या कपड़ों पर कोई नया पैटर्न। ये अधिकार बनाने वाले को इस बात से बचाता है कि कोई और उसके डिजाइन की हूबहू नकल ना कर ले। भारत में ये अधिकार आम तौर पर 10 साल के लिए मिलता है और इसे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो ये हुई प्रोडक्ट को सुंदर, आकर्षक बनाने वाले डिजाइन की सुरक्षा। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी होगा जहां डिजाइन ही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है, जैसे फैशन इंडस्ट्री या फर्नीचर। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं भौगोलिक संकेत की, यानी GI। GI क्या है? ये एक तरह का निशान है जो उन प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल होता है जिनकी एक खास पहचान किसी खास भौगोलिक जगह से जुड़ी होती है। और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, या उसकी जो प्रतिष्ठा है, या कोई और खासियत है, वो मुख्य रूप से उसी जगह की वजह से होती है। अब वो वजह वहाँ के मिट्टी या मौसम जैसे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, या फिर वहाँ के लोगों का पारंपरिक ज्ञान या बनाने का खास तरीका, यानी मानवीय कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे हम सुनते हैं दार्जिलिंग चाय या कांचीपुरम सिल्क साड़ी, वो इसी में आते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। भारत में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बासमती चावल हैं, नागपुर के संतरे हैं, बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, लिस्ट लंबी है। जीआई टैग ये पक्का करता है कि उस नाम का इस्तेमाल सिर्फ उसी इलाके के वो उत्पादक ही कर सके जो तय मानकों को पूरा करते हैं। इससे न सिर्फ उन बनाने वालों की हितों की रक्षा होती है, बल्कि हम जैसे ग्राहकों को भी एक भरोसा मिलता है कि हाँ, ये चीज असली है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। और भारत जैसे देश के लिए, जहाँ इतनी विविधता है, हर इलाके की अपनी खास चीज है, ये जीआई बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये हमारी सांस्कृतिक और कृषि विरासत को भी बचाता है। ये तो वाकई बहुत अनोखा है और भारत के लिए इसकी अहमियत साफ समझ आती है। क्या कोई और मुख्य प्रकार बचा है या यही सब है? एक और जरूरी कैटेगरी है, वो है व्यापार रहस्य, यानी ट्रेड सीक्रेट। ये क्या होता है? ये होती है ऐसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जो किसी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक बढ़त दिलाती है। इसमें कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई बनाने का तरीका, कोई डिजाइन, कोई मशीन, या कोई खास जानकारी। कोको कोला का फॉर्मूला इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल। ट्रेड सीक्रेट की खास बात यह है कि इसे पेटेंट या कॉपीराइट की तरह कहीं रजिस्टर नहीं कराया जाता। इसकी सुरक्षा इस बात पर टिकी है कि कंपनी उसे सीक्रेट रखने के लिए कितने अच्छे कदम उठाती है। जब तक वो जानकारी गुप्त रहती है, तब तक ये सुरक्षा चलती रहती है, चाहे कितने भी साल हो जाएं। लेकिन अगर गोपनीयता भंग हो गई, लीक हो गई, तो सुरक्षा भी खत्म। अच्छा, तो ये एक अलग ही तरह का खेल है।
रजिस्ट्रेशन नहीं कराना बल्कि उसे सीक्रेट रखना, इसमें तो फिर रिस्क भी ज्यादा होगा। हाँ, रिस्क तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये उन जानकारियों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो शायद पेटेंट कराने लायक न हो, या जहां कंपनी 20 साल से ज़्यादा लंबी सुरक्षा चाहती हो और उसे लगता हो कि वो इसे सीक्रेट रख सकती है। देखिए, हर तरह के आईपीआर के अपने फायदे हैं और अपनी सीमाएं हैं, और अक्सर कंपनियां अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इनमें से कई का मिला-जुला इस्तेमाल करती हैं। ये सारे प्रकार मिलकर मतलब इंसानी रचनात्मकता और बिजनेस के कितने अलग-अलग पहलुओं को सुरक्षा देते हैं। तकनीक से लेके कला तक, ब्रांड की पहचान, प्रोडक्ट का डिजाइन, किसी जगह की खासियत और यहाँ तक कि गोपनीय जानकारी भी। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत में इस पूरे सिस्टम को कैसे लागू किया जाता है। हमारे देश में आईपीआर की क्या स्थिति है? क्या यहाँ इन अधिकारों को बचाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था है, खासकर अगर हम दुनिया के स्टैंडर्ड से तुलना करें तो? देखिए, भारत ने पिछले कुछ दशकों में आईपीआर के फील्ड में काफी लंबा सफर तय किया है, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर पर 1995 में जब भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना और उसने ट्रिप्स समझौते पर दस्तखत किए। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद से भारत ने अपने आईपीआर कानूनों को और अपने प्रशासनिक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आज की तारीख में भारत में एक पूरा कानूनी ढांचा मौजूद है जो आईपीआर के लगभग सभी बड़े रूपों को कवर करता है। अगर हम कुछ मुख्य कानूनों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जैसे पेटेंट अधिनियम 1970 है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया 2005 में, जिसने इसे पूरी तरह से ट्रिप्स के अनुरूप बना दिया। इसी बदलाव से खासकर दवाइयों के लिए प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था शुरू हुई, जो पहले नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जिस पर काफी बहस भी हुई थी। एक तरफ दवा कंपनियों के हित थे, दूसरी तरफ सस्ती दवाओं तक लोगों की पहुंच का सवाल था। बिल्कुल। फिर है कॉपीराइट अधिनियम 1957। इसे भी वक्त वक्त पर बदला गया है, सबसे हाल में 2012 में, ताकि जो डिजिटल युग की चुनौतियां हैं जैसे इंटरनेट पायरेसी है या कलाकारों के अधिकार हैं, उनसे निपटा जा सके। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 ने पुराने कानून की जगह ली और ट्रेडमार्क की सुरक्षा को मजबूत किया। इसमें सर्विस मार्क्स यानी सेवाओं के लिए जो चिन्ह होते हैं उनको भी शामिल किया गया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया। और वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, जिसकी हमने बात की, ये भारत के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण कानून है जो हमारे रीजनल प्रोडक्ट्स की अनोखी पहचान को बचाता है। भारत जीआई के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी आवाज उठाता रहा है। इनके अलावा डिजाइन अधिनियम 2000 है, जो नए इंडस्ट्रियल डिजाइनों को सुरक्षा देता है। और एक बहुत खास कानून है पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। ये पौधों की नई किस्मों के बनाने वालों ब्रीडर्स के अधिकारों के साथ साथ किसानों के जो पारंपरिक अधिकार हैं उनको भी मान्यता देता है और उनमें संतुलन बनाता है। ये ट्रिप्स के तहत एक बहुत यूनिक भारतीय पहल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर ये दिमागी उपज, हमारे आइडियाज़, आविष्कार, क्रिएटिव काम, इनको कानूनी सुरक्षा देते हैं। ये वो संपत्ति है जो दिखती नहीं पर जिसका मूल्य बहुत है। हमने इसके मुख्य प्रकारों को जाना, पेटेंट जो आविष्कार के लिए है, कॉपीराइट कला और साहित्य के लिए, ट्रेडमार्क ब्रांड की पहचान, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोडक्ट कैसा दिखता है, जीआई किसी जगह के खास उत्पाद और ट्रेड सीक्रेट गोपनीय जानकारी। हर एक का अपना दायरा है, अपना मकसद है। और हमने ये भी समझा कि भारत ने दुनिया के मानकों के हिसाब से एक विस्तृत कानूनी ढांचा तो तैयार कर लिया है, लेकिन हाँ, उसे लागू करना और जागरूकता फैलाना ये अभी भी विकासशील क्षेत्र हैं। बिल्कुल।